Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the next tool of strategic portfolio analysis, and it is known as Hoffer's Product Market Evaluation Matrix. यानी कि आज के लेक्चर में हम किसी भी एंटरप्राइज के पोर्टफोलियो एनालिसिस के रेफरेंस में हॉफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवोल्यूशन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. Hoffer matrix is one of the tools used to determine the assessment of the competitive position of the company as determined by its internal and external factors. यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के रेफरेंस में उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को प्रॉपर्ली एसेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉफर मैट्रिक्स का यूज करते हैं. ये एक 15 स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. 5 into 3 की ये मैट्रिक्स होती है जिसे हम 15 स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं. इसको CHW हॉफर के द्वारा क्रिएट किया गया था. ADL और जो मैकिन्सी मैट्रिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं उनका एक तरीके से ये डेवलप्ड वर्जन है और स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाइड एंटिटी को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का खास तौर से यूज किया जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको डिजाइन किस तरीके से किया जाता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ डिजाइन ऑफ हॉफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवोल्यूशन मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए हम दो क्राइटेरिया यूज करेंगे. It is created on the basis of two criteria. The very first one is the maturity of the sector, जिसको हमने 5 phases में डिवाइड किया हुआ है. तो हॉफर ने इसको 5 phases में डिवाइड किया है जिसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ द सेक्टर. और दूसरा है इसके अंदर दैट इज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ कंपनीज इन द सेक्टर. तो ये दो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर इस मैट्रिक्स को डिजाइन किया जाता है. पहला हो गया मैच्योरिटी ऑफ द सेक्टर, यानी कि एक तरीके से ये सेक्टर की लाइफ साइकिल को डिफाइन करता है. और दूसरा है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है. ठीक है, इसके बेसिस पर हमने मैट्रिक्स को डेवलप कर लिया. अब हमें अगर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एसेस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे पहले वो किस पर्टिकुलर एरिया में लाई कर रहा है और फिर हम सर्किल के बेसिस पर उसको डिफाइन करेंगे. तो सर्किल को यहाँ क्रिएट किया जाता है जो कंपनी की डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और जो साइज ऑफ द सर्किल है वो सेक्टर के साइज के एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जितना साइज सेक्टर का बड़ा होगा सर्किल का साइज उतना ही बड़ा होगा और जितना सेक्टर का साइज स्मॉल होगा सर्किल का साइज भी उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना होता है. तो कुल मिला के जो सर्किल हम ड्रॉ करेंगे फर्म की पोजीशन को डिफाइन करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर टू क्राइटेरिया वो सेक्टर के साइज को डिफाइन करता है. अच्छा, इसके साथ साथ हम इस पर्टिकुलर सर्किल में सेगमेंट के बेसिस पर कंपनी के सेक्टर में मार्केट शेयर को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो जो पर्टिकुलर सेक्टर कैप्चर कर रखा है फर्म ने उस इंडस्ट्री के अंदर उसको हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट से डिफाइन कर सकते हैं. ये भी इसके अंदर एक स्पेशलिटी रहती है जिसके बेसिस पर हम कंपनी की स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एसेस कर सकते हैं. इसको कैसे फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले तो हॉफर के द्वारा जो प्रिंसिपल्स सेट किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं यहां आपके सामने एक सैंपल हॉफर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. जब हम हॉफर मैट्रिक्स के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन को फोकस करेंगे तो उस समय हमें कुछ पर्टिकुलर पॉसिबल स्ट्रेटजीज पर अटेंशन पे किया जाना जरूरी है. और वो जो स्ट्रेटजी होंगी दे मस्ट बी फॉर प्रोडक्ट्स देयर लाइफ साइकिल फेजेस एंड द मार्केट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स. और इनको ही ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करेंगे. तो किस तरह से हॉफर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एक सैंपल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है आपके सामने. यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डिफाइन किया है
जिसमें मैंने इसकी 3 पोजीशन डिफाइन करी है। या तो कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग होगी, या फिर एवरेज होगी, या फिर वीक होगी। ठीक है। और ऐसे ही मैंने वर्टिकल एक्सेस पर फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री या सेक्टर को डिफाइन किया है। दिस इज द सेकंड पैरामीटर। पहला पैरामीटर हो गया कंपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर डिफाइन किया है, और जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट फेज है उसको मैंने वर्टिकल एक्सेस पर डिफाइन किया है। तो यहां पर इसके 5 फेजेस को डिफाइन किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज द एम्ब्रियोनिक, यानी कि डेवलपमेंट फेज है ये। सेकंड वन इज द कमिंग टू मार्केट, यानी कि ये ग्रोथ फेज को डिफाइन करता है। थर्ड वन इज द मार्केट शॉक्स, यानी कि ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज द मैच्योरिटी एंड मार्केट सैचुरेशन फेज, ये फोर्थ फेज हो गई। और लास्ट फेज होती है इसकी डिक्लाइन एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट फेज। तो एम्ब्रियोनिक का मतलब अब इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ग्रोथ का मतलब अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। मार्केट शॉक्स का मतलब जो इंडस्ट्री है वो अपने पीक पर पहुंचने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अगली स्टेज में मैच्योरिटी एंड मार्केट सैचुरेशन, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने टॉप पर पहुंच चुकी है, तो ये मैच्योरिटी स्टेज कहलाती है। यहाँ पर सैचुरेशन की स्टेज आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री सैचुरेटेड हो जाती है, इससे ज़्यादा सेल्स अब नहीं बढ़ेगी। और फिर अगली है डिक्लाइन एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स है लगातार डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री लगातार अनअट्रैक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो ये एग्जिट स्टेज को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर मैंने 8 फर्म्स, 8 प्रोडक्ट्स कह सकते हैं इसको, या 8 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कह सकते हो इसे आप, है ना, जिसे एसेस करना है उसको हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 प्रोडक्ट्स के पोजीशन को डिफाइन करा है, ABCDEFG और H। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ए की पोजीशन है वो क्या है, वो डिफाइन कर रही है कि इस ए की पोजीशन अपने सेक्टर में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इसकी, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ऐसे ही बी, ये है इसकी एवरेज कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, और ये ग्रोथ स्टेज में है इंडस्ट्री में। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सर्कल से डिफाइन करा है। ये जो सर्कल है ये इंडस्ट्री के साइज को डिफाइन कर रहा है, और ये जो मैंने सेटेड एरिया दिखाया है, सेक्टर दिखाया है, ये बी के मार्केट शेयर को डिफाइन कर रहा है। ऐसे ये ए के मार्केट शेयर को डिफाइन कर रहा है, और ये ए के इंडस्ट्री के साइज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। ऐसे आपका सी किस में है, आपका वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इसकी, और ये मार्केट शॉक्स वाली स्टेज में वर्किंग में है। इसका मार्केट शेयर सेटेड एरिया से दिखाई दे रहा है। ऐसे डी का आपको दिखाई दे रहा है, ई का है, एफ का है, जी की पोजीशनिंग है, और एच की पोजीशनिंग है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग फर्म को किन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के रिगार्डिंग ये एक तरीके से डिलेमा सिचुएशन है, यानी कि थोड़ा सा असमंजस की सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट स्टेज में है, हालांकि कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो हेयर डिलेमास दैट हैव चांसेस ऑफ सक्सेस विद एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल एड, यानी कि यहाँ पर फर्म को अगर सक्सेस को इंक्रीज करना है तो इसके लिए एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज है इंडस्ट्री की और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है फर्म की। तो एक तरीके से इसके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा शेयर को कैप्चर करने की पोजीशन में है। तो इस तरीके से यहाँ कंपनी को ग्रोथ स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली फोकस करना चाहिए, और यहाँ जो रिसोर्सेज हैं इनको प्रोडक्ट ए पर और इंक्रीज करना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को और ज़्यादा फोकस करना है, फाइनेंशियल एड देनी है इसको प्रोडक्ट को, जिससे कि प्रोडक्ट से ये मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर सके। क्लियर। नाउ कम टू द प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी ये एक विनिंग सिचुएशन में है, या इसको हम विनर्स की कैटेगरी में रखेंगे, और यहाँ आपको अगर प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करना है प्रोडक्ट बी से तो इसके लिए अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फोकस करना होगा और प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी होगी। लेकिन सपोज करिए अगर कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एडवर्टाइजिंग के रेफरेंस में, तो उस केस में जो मैनेजर हैं इनको प्रोडक्ट ए और बी के बीच में एक चॉइस करनी होगी, या तो वो ए की तरफ जाएंगे या फिर वो बी की तरफ जाएंगे। दोनों ही एक तरीके से अट्रैक्टिव सिचुएशन को, अट्रैक्टिव पोजीशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे हैं, नहीं दोनों ही ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कम टू द प्रोडक्ट सी पोजीशनिंग। तो सी
की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो वीक है और ये एक तरीके से मार्केट शॉक फेज में वर्किंग में है, तो एक तरीके से ये पोटेंशियल लूजर को डिफाइन कर रही है क्योंकि इसकी वीक पोजीशनिंग है और ये मार्केट शॉक फेज में वर्किंग में है। तो इसी वजह से यहाँ जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मस्ट बी डेवलप टू ओवरकम द लो मार्केट शेयर एंड वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन ऑर्डर टू जस्टिफाई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ एक ऐसी स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाना चाहिए जिससे कि लो मार्केट शेयर से आप ऊपर आ सको और अपनी वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन में कन्वर्ट कर सको। ये स्ट्रेटजी यहाँ फोकस की जानी चाहिए। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डी की। प्रोडक्ट डी की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन इन डिफिकल्टीज के बावजूद भी अगर प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फोकस किया जाता है तो उस केस में ये मार्केट लीडर के पोजीशन में आ सकती है और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर करंट डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाना चाहिए। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ई और एफ की। ई और एफ क्या है? ये दोनों ही आपके मैच्योरिटी स्टेज में हैं, ठीक है। एक की तो मैच्योरिटी स्टेज है और एवरेज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसकी, है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कैश काउस और एक तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है मार्केट से। तो दे आर जस्ट डिफाइनिंग that the product E and F both are in the role of cash cows and they are generating the maximum cash from the market, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और ये लगातार मैच्योरिटी स्टेज में हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के साथ में अवेलेबल हैं। तो ये लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रही है कंपनी की। इसी वजह से यहाँ पर फर्म क्या कर सकती है? यहाँ एक अनदर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन द फेज ऑफ शॉक एंड मैच्योरिटी, जिससे कि कंसीडरेबल प्रॉफिट्स को और ज़्यादा जनरेट किया जा सके। ये दोनों प्रोडक्ट्स तो प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हुए फर्म और ज़्यादा कंसीडरेबल प्रॉफिट्स को जनरेट करने की पोजीशन में है। ये स्ट्रेटजी फर्म की तरफ से फोकस की जा सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसी बात करेंगे हम प्रोडक्ट जी एंड एच की। अब प्रोडक्ट जी एंड एच, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही वीक और एवरेज इनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है और दोनों ही डिक्लाइन स्टेज में वर्किंग में है। अब डिक्लाइन स्टेज में है तो ये एक तरीके से लूजर्स हैं क्योंकि ये मार्केट की एग्जिट फेज में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए दो टाइप की स्ट्रेटजी फोकस की जा सकती है फर्म के द्वारा। एक तो है शॉर्ट रन स्ट्रेटजी और एक है लॉन्ग रन स्ट्रेटजी। शॉर्ट रन स्ट्रेटजी में अगर पॉसिबल हो सके तो फिर जो मैनेजर है उनको इस तरीके से स्ट्रेटजी को डेवलप करना चाहिए जिससे कि कैश को जनरेट किया जा सके अगर पॉसिबल है तो। जबकि लॉन्ग रन में केवल और केवल एक ही स्ट्रेटजी दिखाई देती है और वो है डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, क्योंकि वीक पोजीशनिंग है तो आपकी, है ना, और डिक्लाइन स्टेज में वर्कआउट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, करेंगे तो लगातार लॉस ही लॉस होगा। तो उससे बेटर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से डाइवेस्ट कर दें, लिक्विडेट कर दें और अनदर प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में इसको फोकस करें। ओके, तो इस तरीके से हम हॉफर्स मैट्रिक्स का यूज करते हुए किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के रेफरेंस में उसकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एसेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।